बच्चे आज का अपना टॉपिक है पी ब्लॉक। इससे पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने इसमें जो ये अपने पास नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था, जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है जिसके नाम नहीं है अभी तक, जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, उन वालों के लिए स्पेसिफिक जो तरीका था नेमिंग का। उसके बाद हमने पढ़ा था कि किस तरीके से इस पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। हमने किस बेसिस पे डिसाइड किया था, जिस ब्लॉक में किसी एलिमेंट, किसी एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लाई करता है, वो एटम, वो एलिमेंट उसी ब्लॉक में एग्जिस्ट करता है। जैसे एस ब्लॉक वालों में आउटर मोस्ट शेल होगी या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होगा, वो एस वाला होगा जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा होगा, वो एस ब्लॉक आ गया। पी वालों के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के अंदर लाई कर रहा होगा, सिमिलरली डी वालों में डी के अंदर और एफ वालों में एफ के अंदर। और एस पी डी एफ के अंदर हमने पढ़ते हुए एस ब्लॉक एलिमेंट से हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी शुरू करी थी, और हमने यही प्रॉपर्टीज पढ़ते हुए कुछ टर्म डिस्कस करी थी जिसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे हमने डिस्कशन किया था। और उसके बाद हमने पी ब्लॉक पे अपना टॉपिक छोड़ा था। आज हम पी ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक सबको पता है क्या होता है। पी ब्लॉक के अंदर हमें यह पता है कि पी ब्लॉक का मतलब है जिसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये क्लियर है। अगर हमारे पास पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स है ना, 3 ऑर्बिटल्स का मतलब क्या हो, उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 6, है ना। टोटल इनके अंदर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब तुम एक चीज नोटिस करो जरा, एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, 2। अगर एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे तो उसके ऑर्बिटल्स जो हैं उसके बेसिस पे ब्लॉक कितने हैं, एस ऑर्बिटल के अंदर कितने ब्लॉक्स थे, 2, पहला और दूसरा। पी के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो पी के अंदर गिनो जरा, ये सारे के सारे जो ग्रुप 13 से लेके 18 तक हैं, ये सारे क्या हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, डन है। डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिटल के अंदर आ सकते हैं उतने ही उसके लिए हमारे पास क्या है, ग्रुप्स हैं। पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14 क्यों होते हैं, ये डन है। तो हमारे पास पी ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी ऑर्बिटल, है ना। वही वाले हमारे पास क्या रहेंगे, जिसके अंदर पी वाले के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, वो वाले हमारे पास पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। पी ब्लॉक कैन अक्यूमुलेट मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, द 6 ग्रुप्स 13 से लेके 18 तक। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, याद करो जरा, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एल्यूमिनियम क्या है, एटॉमिक नंबर 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो जरा, लिखो साथ साथ में, ध्यान से फटाफट से। ये एक काम करो, बोरोन से स्टार्ट कर लो पहले। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। कार्बन का 1s2 2s2 2p2 2s2 2p2, इसका 2s2 2p3। ऑक्सीजन का 2s2 2p4, फ्लोरीन का 2s2 2p5 एंड फिर नियॉन का 2s2 2p6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीधी सी दिख रही है। अगर मैं इसके नीचे वाले की बात करूं तो एल्यूमिनियम के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, है ना। यहां क्या है अब, 3s2 3p1। इसके लिए क्या आएगा, 3s2 3p2। तुम्हें दिख रहा है पैटर्न। नीचे वाले के लिए, गैलियम के लिए क्या आएगा, गैलियम के लिए क्या आएगा, 4s2 4p1 5s2 5p1 6s2 6p1। इसी तरीके से चलेगा। कॉन्फ़िगरेशन का लॉजिक समझ में आ रहा है। तो इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं ns2 np126 लिख सकता हूं कि नहीं। यही बात हुई ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जो n है वो सेम है s के लिए और p के लिए, और p के अंदर इलेक्ट्रॉन्स s के बाद भरे जाते हैं तो s फुली फिल्ड रहेगा, और p के अंदर 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे कि नहीं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी हमारे पास क्या आ गई, ns2 np126। और n की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, n की वैल्यू 1 2 3 जो मर्जी वैल्यू आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएंगे। डन है, ये सॉर्टेड है। अब ग्रुप्स के नाम,
हमारे पास सबसे पहला जो ग्रुप है उसका नाम क्या बचा, ग्रुप 15, नाम है पिक्टोजेंस। पिक्टोजेंस क्या है, पिक्टोजेंस बेसिकली चोकिंग प्रोड्यूसर्स, हम डायरेक्टली इनहेल नहीं कर सकते इन्हें, ग्रुप 15 को। अब ग्रुप 13 भी तो था, ग्रुप 14 भी था, है ना, ग्रुप 13 और ग्रुप 14 भी है इसी के अंदर। हमने क्या बात करी, ग्रुप 15 से मैंने बस नाम रखे हैं, लेकिन पी ब्लॉक में 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक, यहां सिर्फ हम नाम की बात करूं। ग्रुप 16 का नाम क्या है, चाल्कोजेंस, ग्रुप 17 हेलोजेंट्स, ग्रुप 18 नोबल गैसेस। क्लियर है। अब जो हमारे पास ग्रुप रह गए हैं उनको हम कैसे बोले, इसको मैं बोरोन फैमिली का नाम दे सकता हूं। ठीक है, हाँ जी, ये बात समझ में आ गई है बच्चा। अब देखो इसको मैं क्या कह सकता हूं कि हमारे पास बोरोन फैमिली है, और ये जो 6 वाला जो अपना कार्बन वाला है इसको हम कार्बन फैमिली कह सकते हैं। बाकी सबके नाम हमने देख लिए, चाल्कोजेंस, पेक्टोजेंस वगैरह जो हैं, तो हमारे पास उनको बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके नाम से रख लेंगे। अब हमारे पास आता है, देखो मेनली अगर हम इनकी प्रॉपर्टी की बात करें, दे आर जनरली नॉन मेटल्स बट सम मेटल्स एंड मेटलॉइड्स आर प्रेजेंट, जो हमारे पास पी ब्लॉक वाले हैं। अब द नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। हम पहले इसकी बात कर लेते हैं, नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कोई मुझे बताएगा मेटालिक करेक्टर और नॉन मेटालिक करेक्टर का एग्जैक्टली मतलब क्या है? मेटालिक करेक्टर एनाइन और केटाइन बनाना। अगर मैं किसी को बोलता हूं कि ये मेटालिक करेक्टर बहुत स्ट्रांगली पोजेस करता है, मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, थोड़ी सी एनर्जी मिले, फटाक से इलेक्ट्रॉन रिलीज करे और केटाइन बना ले, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है कि उसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है और बहुत ज्यादा ईगरली करना चाहता है, उसके लिए एनर्जी रिलीज करेगा। जितना ज्यादा अट्रैक्टेड है इलेक्ट्रॉन की तरफ, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेप्टेंस ज्यादा है, उतना नॉन मेटालिक करेक्टर डोमिनेट करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, एनाइन। प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, ये बात समझ में आई है। तो मेटालिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट आते हुए मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम आते हुए, ऊपर से नीचे आते हुए मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है। ये हमने एस ब्लॉक में भी देखा था। हमने एस ब्लॉक में यही कहा था कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम में आते हुए हाइड्रोजन से नीचे, बेसिकली लिथियम से शुरू करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा था मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता जा रहा था, इतना हाई हो गया था कि लास्ट में आके तो रेडियो एक्टिव हो जाते हैं सीजियम, फ्रेंशियम, कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने आप ही रिलीज करना शुरू कर देते हैं, है ना। इस तरीके से वो खुद ही डिके होना शुरू हो जाते हैं। नॉन मेटालिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट में क्यों इंक्रीज हो रहा है? जब हम लेफ्ट से राइट साइड जाते हैं, लेफ्ट टू राइट साइड जाते हुए, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए सेम ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? अब हम एक काम करते हैं, हम ऑर्बिटल का कंसेप्ट होल्ड करके वापस ऑर्बिट्स वाले कंसेप्ट पे चलते हैं एक बारी। ऑर्बिट्स वाला कंसेप्ट याद है, 288, 288, 88 और 32, या 288 रखते हैं, ऑक्टेट रूल होगा। ये न्यूक्लियस है हमारा। मेरे साथ विजुअलाइज करने की कोशिश करना, कनेक्ट करना मेरे साथ। ये अपना न्यूक्लियस है बच्चा। हाइड्रोजन का केस लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डल गया, मतलब एक पहले सॉरी प्रोटॉन डल गया और एक इलेक्ट्रॉन। मैं न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहा, वो भी है होगा वहां पे, हाइड्रोजन के केस में नहीं, बाकी सबके लिए। तो एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, अट्रैक्टिव फोर्स आएगी कितनी आएगी? ठीक ठीक, क्योंकि एक पॉजिटिव यूनिट, एक नेगेटिव यूनिट। अब हीलियम का केस, सेम डिस्टेंस पे, क्योंकि 1s के अंदर ही डल रहा है, पहले ही ऑर्बिटल में डल रहा है। अब 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगी कि नहीं? मैग्नीट्यूड डबल हो गया ऑलमोस्ट, साइज छोटा हुआ, लेफ्ट टू राइट का साइज छोटा हुआ। कार्बन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन, मान लो बोरोन के केस में लगाओ, बोरोन के केस में 5 में से पहले में चलो 2 आ गए, अगले वाली शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 ही प्रोटॉन्स, मतलब टोटल 5 प्रोटॉन्स के लिए 3 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं सेम डिस्टेंस पे, अट्रैक्टिव फोर्स है। अब 5 की जगह कार्बन के केस में 6 हो गए हैं प्रोटॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 6 पॉजिटिव 4 नेगेटिव को ज्यादा नहीं खींचेंगे। समझ पा रहे हो? नेट अट्रैक्टिव फोर्स क्यों बढ़ रही है? वापस से सुनो, देखो एक मेरी बात समझो, सिंपल फंडा बचे। मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, मैं न्यूक्लियस, तुम कौन? इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं। अब मेरे पास अगर सिर्फ एक की फीस आई, दैट इज प्रोटॉन, एक बच्चे की फीस आई है,
सेम डिस्टेंस पे एक बच्चा ही मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, मान लो लालची आदमी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी तब जब प्रोटॉन डलेगा, फीस आएगी, तो उस इलेक्ट्रॉन को मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं, डन। अब सेम डिस्टेंस पे दो बच्चों की फीस आ गई है, मेरे अंदर शक्ति डबल हो गई, सेम डिस्टेंस पे मैं ज्यादा अट्रैक्ट करूंगा, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्टिव फोर्स है बढ़ रही है कि नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच की अट्रैक्टिव फोर्स। जितने सेम डिस्टेंस पे चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा उतनी अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती जाएगी और साइज घटता जाएगा कि नहीं। मैं जब लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए हमारा साइज क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि सेम ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो, मान लो मैं सोडियम वाला से शुरू करता हूं, सोडियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद हमारे पास एल्यूमिनियम। सोडियम के अंदर आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, मैग्नीशियम के अंदर दो, एल्यूमिनियम के अंदर तीन, और डिस्टेंस सेम था इनका न्यूक्लियस से, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर उसी शेल में बढ़ते जा रहे हैं और अंदर प्रोटॉन्स भी उसके बदले में हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बदले प्रोटॉन डल रहे कि नहीं वहां, तो अगर वहां पे प्रोटॉन्स भी हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी सेम डिस्टेंस पे बढ़ता जा रहा है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगी कि नहीं। वृंदा पता चला मैं क्या बात कर रहा हूं। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव जितना ज्यादा नेगेटिव, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग, जितना डोमिनेट करती जाएगी उतना साइज को डिक्रीज करती जाएगी कि नहीं, लेफ्ट टू राइट। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, शेल्स ऐड होती हैं। जैसे हाइड्रोजन के अंदर क्या रहता है, हाइड्रोजन के अंदर एक शेल, लिथियम के अंदर दो शेल, सोडियम के अंदर तीन शेल, नीचे वाले के अंदर पोटेशियम के अंदर चार शेल, ऐसे करके चलता है। तो ये डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। ये बात समझ में आई है। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है क्योंकि नेट अट्रैक्टिव फोर्स, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, जो हमारे पास चार्जेस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में नेट अट्रैक्टिव फोर्स है, वो ज्यादा होती रहती है। अब एक और चीज समझना, ऊपर से नीचे आते हुए साइज इंक्रीज कर रहा था, जितना न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा इलेक्ट्रॉन उतना न्यूक्लियस उसको होल्ड कम कर पाएगा, होल्ड कम कर पाएगा तो फटाक से थोड़ी सी एनर्जी देते इलेक्ट्रॉन रिलीज। जितना साइज बड़ा होगा उतना इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होगा कि नहीं। जितना मेरे से दूर बैठा है बच्चा उतना मेरे इंफ्लुएंस में कम है, उसका निकलना आसान है। लेकिन अगर साइज डिक्रीज कर रहा है, तुम मेरे साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो, कम डिस्टेंस पे हो, नजदीक नजदीक हो, तो अब मैं क्या चाहता हूं, मेरे अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, मैं बाहर के भी इलेक्ट्रॉन को अपने साथ एक्सेप्ट करना चाहता हूं, रेदर देन कि मैं तुम्हें जाने दूं। अब तुम नहीं जाओगे। जितना साइज डिक्रीज होता जाएगा उतना न्यूक्लियस का इंफ्लुएंस बाहर तक ज्यादा डोमिनेट करेगा, और न्यूक्लियस क्या है, प्रोटॉन्स। और जितना वो पॉजिटिव चार्ज बाहर तक डोमिनेट करेगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़े। और जितना वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बिल्ड करेगा उतना उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर डोमिनेट करेगा कि नहीं। बात समझ में आई है। तो लेफ्ट टू राइट अगर साइज डिक्रीज कर रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये पता है, कम से कम जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होने की वजह से होल्ड ज्यादा स्ट्रांग हो गया इलेक्ट्रॉन्स पे, तो ज्यादा एनर्जी दोगे तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसीलिए मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज, नॉन मेटालिक इंक्रीज। अब इनमें एक और समझना, मैंने क्या क्या कहा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, लेकिन अगर इन्हीं पी ब्लॉक में मैं डाउन द ग्रुप आ जाऊं साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। हर बार डाउन द ग्रुप आते हुए साइज बढ़ेगा, तो जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ आता जाऊंगा वैसे वैसे ये मेटालिक कैरेक्टर पोजेस करना शुरू कर देगा। ऊपर वाले अगर नॉन मेटल हैं तो नीचे नीचे तुम देख रहे हो, ये नाइट्रोजन क्या नॉन मेटल, ये ब्लू वाला पार्ट सारा नॉन मेटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये वाला हमारा पूरा जो पार्ट है ये ग्रीन वाला, ये सेमीकंडक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला पार्ट है हमारा सारा मेटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते जा रहे हैं, जैसे यहां देखो लेड के बारे में, बिस्मथ के बारे में, इवन पोलोनियम भी है, ये हमारा ऑलमोस्ट प्योर मेटल की तरह ही काम कर जाता है। तो जैसा जैसा हम ऊपर से नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जाएगा। समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो बच्चों चीजों के साथ, सबके सब डन।
तो इसके अंदर हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट का कंसेप्ट क्या है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, मेटालिक डिक्रीज करेगा, बट मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप। क्लियर है ये वाला पार्ट? दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इन नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम। तो अगर कोई सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है तो उस रिलीज एनर्जी को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव। और एनर्जी एब्सॉर्ब करता है तो हम उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव। ये हमने कन्वेंशनली माना हुआ है कि अगर कुछ एनर्जी रिलीज होगी तो दैट इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव, और एब्सॉर्ब होगी तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अगर बढ़ रही है मतलब नेगेटिव में बढ़ रही है, इन मैग्नीट्यूड हम देखें तो वो इंक्रीज हो रही है, नंबर लाइन के हिसाब से ऑब्वियसली नेगेटिव में डिक्रीज मानेंगे। लेकिन जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इन नेगेटिव बढ़ती जा रही है कि नहीं? है ना? जितना नॉन मेटालिक करेक्टर उतना बाहर के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा, जितना बाहर के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा उतनी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा। समझ में आई ये बात? फिर हमारे पास आता है देयर ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड and the reducing character increases from top to bottom in a group। अब ये क्या बात हो गई? इन्होंने क्या बोला है बच्चा? ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट। ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का आइडिया है तुम्हें? ऑक्सीडेशन क्या होता था? इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। उसके अलावा एक और आएगा अगला चैप्टर, जैसे अगर जो हम इसके बाद आगे रिडॉक्स पढ़ेंगे जब भी, तो उस रिडॉक्स के अंदर तुम्हें पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन का मतलब सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, या एडिशन और रिमूवल ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नहीं है। वहां पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस को समझाता है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब वो ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज हो गया तो उसका रिड्यूसिंग एजेंट होने के करेक्टर इंक्रीज हो गए। कोई अगर एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो मतलब वो रिड्यूस हो गया, उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने का कैरेक्टर इंक्रीज हो गया। समझ में आई ये बात? तो मेन सारी कहानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट और लूज करने के ऊपर है। फिर हमारे पास आता है पी ब्लॉक के बाद बच्चा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस हो गया, पी हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, पहली बात इन डी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या बच्चा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन वन ऑफ द इनर डी ऑर्बिटल। डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब डी ऑर्बिटल में जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, फाइनल इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। सिंस देयर कैन बी मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल, thus 10 groups, that is group 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 3 से लेके 12 तक के सारे हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो देखो 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 4s2 3d 0, यहीं तक पहुंचता है। ये हमें पता है। पहले इलेक्ट्रॉन s वाले के अंदर फिल होते हैं और निकलने होते हैं तो भी s वाले में से निकलते हैं, सबको ये पता है। n+l रूल है ना? n क्या था? हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या था? एंगुलर क्वांटम नंबर। दोनों का सम जिस केस में मिनिमम होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पहले भरे जाएंगे, और वो लोअर एनर्जी के अकॉर्डिंगली होता है, इन अकॉर्डेंस टू अबव प्रिंसिपल, है ना? तो उसके अकॉर्डिंगली इसमें इलेक्ट्रॉन्स जब भरे जा रहे हैं तो 4s के अंदर पहले भरे गए, तो 4s के बाद अब शुरू हो जाता है 3d10, है ना? 3d10 कैसे? 3d1 3d2 3d3 3d4। अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चलो तो यहां पे हमारे पास जो स्कैंडियम से शुरू है कैल्शियम के आगे, उसके बारे में अगर हम बात कर लें, ये स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर और जिंक, इन सब में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 4s2 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 3d6 3d7 3d8 3d9 3d10। डन। ये 3d सीरीज है। 3d के बाद नीचे वालों में क्या आएगा? 4d1 4d2 4d10 4d सीरीज, और इसके बाद ये हमारी 5d और ये 6d सीरीज आ जाती है नीचे। अब 5d और 6d के बीच में कहीं 4f और 5f ऑर्बिटल भी आ जाएंगे। ठीक है, तो वो f ऑर्बिटल्स आ जाएंगे बीच में। ये बात समझ में आ रही है बच्चा?
जब हम इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक की होती है हमारे पास n-1 d1 to 10 ns0 से 2। अब ns0 से 2 क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है बीच में, क्रोमियम और कोबाल्ट की आई थी कि नहीं, क्रोमियम और कॉपर की आई थी कि नहीं, वहां पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन s से जंप करके d के अंदर जाता है, याद आया ये, है ना, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इसलिए सीधा ns2 डायरेक्ट नहीं लिख सकता कि हर बार ns2 ही होगा, ns 0 से 2 के बीच में होगा और n-1 d 1 से 10 होगा। n-1 का मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्योंकि जैसे 4s 3d, 4s और एक 4 में से कम हुआ तो 3d, हमेशा पेनल्टीमेट शेल कहते हैं इसे, सेकंड लास्ट शेल जो हमारे पास होगी वो डी ब्लॉक की होगी। ये बात समझ में आई है बच्चा? पक्का? हाँ जी, सबको क्लियर है? यश भाई साहब ध्यान दो बच्चे, क्लियर है ना बच्चा ये वाला पार्ट? अब आता है दे हैव प्रॉपर्टीज इनकी डी ब्लॉक की, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, most of them form colored ions because of the presence of partially filled d orbital। अब देखो कलर्ड कंपाउंड्स का क्या लॉजिक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेनली कलर्ड क्यों होते हैं भाई? देखो कलर्ड कब होगा, कोई भी एलिमेंट कलर्ड तब होगा जब उसके पास एक टेंडेंसी है कि वो बाहर से आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर सके, और एब्जॉर्ब कर लिया, वो एब्जॉर्ब एनर्जी से टिकेगा तो है नहीं, तो वापस ग्राउंड स्टेट में जाने के लिए एनर्जी रिलीज करेगा, और वो जो रिलीज एनर्जी होगी वो हमें कलर की फॉर्म में दिखेगी। लेकिन अब मुद्दा है भाई इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके एनर्जी जाए कहां? तो उसके पास खाली शेल्स होनी चाहिए। अगर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है तो 5 ऑर्बिटल्स हैं, अगर वहां 1-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं या पार्शियली फिल्ड है तो उस इलेक्ट्रॉन के पास आगे वाले डी ऑर्बिटल्स के अंदर जंप मारने के लिए एम्प्टी स्पेस है। अगर स्पेस है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके अगली शेल में जा सकता है अपने डी वाले की ही, डी ऑर्बिटल्स में विद इन द डी ऑर्बिटल डी ट्रांजिशन कर सकता है, और डी ट्रांजिशन करेगा तो वो कलर पोजेस करेगा। समझ में आई ये बात? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर का पोजेस करेंगे, दे जनरली पोजेस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द डी ऑर्बिटल एंड दिस इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। दे जनरली एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी because the 3d and 4s orbital are of comparable energy and hence take part in bonding। अब यहां क्या बात करी मैंने, इनकी वेरिएबल वैलेंसी क्यों होती है? वेरिएबल वैलेंसी इसलिए होती है, देखो s का एक ऑर्बिटल और d के 5 ऑर्बिटल, इन s का एक ऑर्बिटल और d के 5 ऑर्बिटल मिला के 6 ऑर्बिटल टोटल है, मिलती जुलती एनर्जी है 4s और 3d की, तो ये सारे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट में, स्टेट इन द सेंस अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में ये स्टेबल हो सकते हैं, तो उसकी वजह से ये वेरिएबल वैलेंसीज पोजेस कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग वैलेंसी के हिसाब से कंबाइन कर सकते हैं, अलग अलग कंबाइनिंग कैपेसिटी इनकी रह सकती है। कारण मेन रीजन क्या है इसका, अगर तुम्हारे पास पूछा जाता है डायरेक्टली, ड्यू टू द कंपेरेबल एनर्जी टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग ऑफ 4s एंड 3d या s एंड d ऑर्बिटल की कंपेरेबल एनर्जीज की वजह से। फिर आता है हमारे पास दे जनरली शो पैरामैग्नेटिज्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल। अब पैरामैग्नेटिज्म क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक और नया शब्द है, शायद तुमने पहले तो नहीं पढ़ा पैरामैग्नेटिज्म, नहीं करा है? चलो पढ़ा है हमने, कहां पढ़ा है? पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक कैरेक्टर हमने मैग्नेटिक मूवमेंट निकाले थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, केमिकल बॉन्डिंग में भी था, उनके अंदर हमने क्या निकाला था, जैसे n इंटू एन प्लस 2 अंडर रूट जो हमारे पास फॉर्मूला था ना, याद आया? तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला था, तो h/2 शायद ऐसे ही था ना कुछ, h/2 अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस 2 जो भी है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का हमारे पास फॉर्मूला था ऐसा कुछ। अब मैग्नेटिक मूवमेंट के अंदर n की वैल्यू क्या थी? n होते हैं बच्चे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसको ना टेक्निकली सोच के देखो। मैं बोल रहा हूं कि एक एलिमेंट है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पोजेस करता है, जो एलिमेंट जितना ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पोजेस करेगा उसको हम क्या कहेंगे? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिज्म की एक्सट्रीम स्टेट को कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। अब फेरो को साइड करते हैं, पैरा और डाई पे रहते हैं। डायमैग्नेटिज्म होता है जब उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत लीस्ट है, ना के बराबर। पैरामैग्नेटिज्म तब होता है जब उसकी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ी हैं, कुछ अच्छे खासे लेवल पे। वो कब होंगी? अगर कभी किसी की पोलैरिटी एक सर्टेन डायरेक्शन में अलाइंड हो जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड पोजेस करेगा। पोलैरिटी कैसे? इसको दूसरे तरीके से अगर मैं समझाऊं, हमने 10th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था
अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑलवेज पोजेसेस मैग्नेटिक फील्ड, पढ़ा था हमने। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तुम्हारी तरफ, ये क्या दिख रहा है तुम्हें, ये तुम्हें क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज है तुम्हारे हिसाब से, तो एंटी क्लॉकवाइज होता था तो क्या बनता था, नॉर्थ पोल। अब यहां एक की जगह 3 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, तीनों एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहे हैं तो तीनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में आई कि नहीं? ऐसे ही होता है ना, राइट हैंड थंब रूल से देते होते हैं हम कि अगर तीनों ऐसे घूम रहे हैं तो तुम्हारी तरफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड सबकी एड ऑन होगी कि नहीं? जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते जाएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट करती जाएगी। लेकिन अगर एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज है तो कैंसिल आउट हो गया नेट इफेक्ट। तो पेयरिंग की वजह से वहां पर डायमैग्नेटिक कैरेक्टर आता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना मैग्नेटिक बिहेवियर स्ट्रांग रहेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा रहेगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा आता रहेगा। ये बात समझ में आई है? तो डी ब्लॉक के अंदर जहां पर जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर पोजेस करेगा। क्लियर बात है बच्चे ये सबको? तो ठीक है, हाइयर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर इज द पैरामैग्नेटिज्म, ये क्लियर है? फिर आता है दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ देयर वेरिएबल वैलेंसी एंड पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अब कैटलिस्ट क्या होते हैं पता है सबको? क्या होते हैं भाई कैटलिस्ट? जो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। कैसे करेगा रिएक्शन को फास्ट? भाई रिएक्शन को फास्ट करने के लिए उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो अलग अलग रिएक्टेंट्स है उनको मिक्स कराए, कुछ नया बनाए और फिर अलग से प्रोडक्ट फॉर्म होने दे खुद रह जाए। तो वो दो अलग अलग चीजों को एब्जॉर्ब करके अपने सरफेस पे उनका इंटरमीडिएट बनाने की कैपेबिलिटी रखने वाला होना चाहिए। वो कब बनाएगा? जब वो अलग अलग ढंग से दोनों चीजों से रिएक्ट कर सके, वेरिएबल वैलेंसी पोजेस कर सके। जितनी वेरिएबल वैलेंसी होगी उतनी अलग अलग स्टेट में वो कंबाइन कर सकेगा, इसीलिए वो कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है। तो मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, है ना? क्योंकि इनके पास क्या रहता है हमारे पास, दे हैव कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ देयर वेरिएबल वैलेंसी एंड पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। डन है? फिर आता है हमारे पास बचा, अब यहां समझना, अभी मैं क्या बात कर रहा था, इन सबका नाम हमने क्या किया था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं गिनते, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। कोई बच्चा डी ब्लॉक एलिमेंट में जिंक, कैडमियम और मरकरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ अलग देख पा रहे? सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चल रही थी। डी जिंक में ऐसा क्या आ गया कि अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं रह कह सकते इसे? सोचिए, देखो जिंक में ऐसा क्या है, 3D10, 4D10, 5D10। ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए थे क्योंकि डी ट्रांजिशन हो पाए, ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए थे क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे उसके अंदर। जब 3D10 ही हो गया है तो वो तो फुली फिल्ड आ गया, तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन वो ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज पोजेस नहीं करेगा। बात समझ में आई है? तो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, दे हैव fully filled d orbital and hence they cannot act as transition element. They belongs to d block group. They are d block element but they are not transition element. तो तुम्हारे पास क्वेश्चन कैसा आता है पेपर में? वहां लिखा आता है all the transition elements are d block but all d block may not be transition elements. Comment. तो तीनों का मतलब समझिए, तीनों एग्जांपल्स याद रखना, जिंक, कैडमियम, मरकरी, they are d block element but they have fully filled d orbitals, hence they cannot act as transition elements but they are d block. ठीक है? Hence every transition element is a d block element but every d block element may not be a transition element. क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? और इसका एक और, अगर तुम गूगल सर्च करते हो, बुक्स में देखते हो, तो एक और रीजन समझाता हूं। हम इनका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? भाई ट्रांजिशन सिर्फ इसलिए नहीं है कि इनके अंदर डी ट्रांजिशन होती है, इनका एक और कारण होता है। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, पीरियोडिक टेबल के अंदर भी देखो, ये एस और पी के बीच में ट्रांजिशन स्टेट लाई करते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d10 के बाद 4p6, 4s2, 4p6, बीच में 3d। ये ट्रांजिशन स्टेट होती है एस और पी के बीच की। ठीक है? तो दो कारण है इसके, एक इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन जो विद इन द डी ऑर्बिटल होती है, डी ट्रांजिशन, और दूसरा ये एस और पी ब्लॉक के बीच में लाए करते हैं, एक ट्रांजिशन स्टेट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। जिंक, कैडमियम, मरकरी क्या समझ में आ गया?
because of presence of completely filled d orbital, that is n minus 1 d10 ns2, do not exhibit most of the properties of transition element and hence these are not considered as typically transition element. ठीक है बच्चा? Typical transition element have partially d orbitals in any of their oxidation state. इसी के साथ डी ब्लॉक खत्म. फिर हमारे पास आता है बच्चा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या रहेगा? इनका नाम होता है बेटा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, पहली बात तो इनकी पोजीशन की बात कर लेते हैं. भाई पीरियोडिक टेबल में ये ऐसे अलग से क्यों निकाल दिए है ना? पीरियोडिक टेबल के अंदर एफ बीच में कैसे नहीं आ रहा है? एक्चुअल में जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो n+l रूल के अकॉर्डिंगली 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, 3d10 के बाद क्या आया? 3d10 के बाद आया 4p6, फिर 5s2, फिर 4s के बाद क्या आएगा? 4p के बाद क्या आएगा? 4d, 4d के बाद 6s, फिर 5p, फिर 4d के बाद 4f, 4f से पहले 5d, 5p, ये सब आ जाएंगे कि नहीं? अब जाके 4f फिल होता है. 4f का मतलब क्या हुआ? p, देखो जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब मैं 4s की बात करता हूं तो 4f की बात करूं, n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू s p d f 0 1 2 3, तो l की वैल्यू 3, टोटल वैल्यू 4 + 3 7 बनी कि नहीं? n+l रूल यही फॉलो कराता है कि मिनिमम जो वैल्यू रहेगी पहले वो भरा जाएगा. अब देखो जरा 6s, 6 + 0 6, इससे पहले भरा जाएगा. और बताओ 6s के अलावा 5s, वो तो भरा ही जाएगा. और 5p, 5 + p की वैल्यू क्या है बच्चा? 1, ये भी पहले उससे फिल होगा. 5d, 5 + d की वैल्यू है 2, 5 + 2 7, ये वाला भी इससे पहले भरा जा रहा है. क्यों नहीं? इसमें 4f पहले भरा जाएगा क्योंकि जिसका n छोटा होता है वो आ गया. तो 5d से पहले 4f भरा जा रहा है, 5d से पहले 4f फिल हो रहा है. अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास क्या था? देखो जरा 3d, 4d, 5d, ये आना था. ये 3d ऑर्बिटल्स हैं, ये 4d है, ये 5d आना चाहिए. अब 5d से पहले हमने क्या देखा? 4f फिल होना चाहिए, तो ये हमारा 4f फिल हो गया पहले. सिमिलरली 6d से पहले क्या आना चाहिए? 5f आना चाहिए, ये 5f ऑर्बिटल्स आ गए. लेकिन अब d के बीच में आ गए हैं तो इनको हमने अलग से निकाल के इस तरीके से दो सीरीज को हमने यहां लिख दिया. इनके नाम क्या है? लेंथनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज. लेंथनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड सीरीज, इनका नाम इनके पहले एलिमेंट्स के बेसिस पे, लेंथनम और एक्टिनम के बेसिस पे. क्लियर बात है ये? ठीक है. तो ये हमारे पास आते हैं बच्चे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे साथ में. द एलिमेंट्स in which the last electron enters in the f orbital of anti-penultimate shell are called f block. Anti-penultimate, penultimate shell क्या थी? सेकंड लास्ट. anti-penultimate थर्ड लास्ट. लास्ट क्या होगी? जैसे अगर हम 4f पे चलते हैं तो 6s भी आ रहा है, 5d भी आ रहा है, तब जाके 4s भरा जा रहा है ना? 6s, 5d शुरू और फिर 4f, इस तरीके से चल रहा है ना हमारे पास. तो वो हमारे पास थर्ड लास्ट शेल बनती है, एंटी पेनल्टीमेट. दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज ऑफ फिलिंग ऑफ इनर पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट शेल बाय लास्ट इलेक्ट्रॉन. दिस ब्लॉक कंटेन्स टू सीरीज ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड 4f एंड 5f. ईच कंटेन 14 एलिमेंट्स. 58 से 71 वाले जो है लेंथनॉइड्स और 4f वाले जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 4f की, 4f 1 to 14, 5d 0 to 1. दिख रहा है? 5d 0 to 1, 0 to 1 क्यों? क्योंकि ये df ब्लॉक पहले आता, उसके बाद d था, देखा था ना? तो 5d 0 to 1, 6s2. एक्टिनॉइड्स के लिए 90 से 103 के बीच में रहेगा. बेटा यहां उसमें देखो ना पीरियोडिक टेबल के अंदर, अभी हमने बात नहीं करी. यहां देखो, अगर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी होगी तो ही एक d के अंदर आएगा यहाँ पे एक्सेप्शंस वगैरह में. अदरवाइज तो सीधा सीधा पहले f के अंदर आएगा ना, फिर d शुरू होगा 5d वाला. समझ में आई है? तो उसी की वजह से हमने इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आ रही है वो लिख लो. तभी मैं बोल रहा हूँ याद रखना इन्हें. 4f 1 to 14, 5d 0 to 1, 6s2. देन और एक्टिनॉइड्स के लिए 5f 1 to 14,
6d021 7s2। हाँ जी, हाँ जी, ये नोट डाउन कर लिया बच्चे सबने। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी n-2 f1 to 14 n-1 d021 ns2, all of these are metals, they exhibit large number of oxidation state। ऑब्वियस सी बात है, 7 ऑर्बिटल हैं f के अंदर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। ऑल एक्टिनोइड आर रेडियोएक्टिव इन नेचर। बहुत बड़ा साइज है इनका, ठीक है, साफ सा दिख ही रहा है कि 4f और 5f वालों में जा रहे हैं। 5f वाला तो बहुत ही बड़ा साइज आ गया, तो ये एक्टिनोइड जितने भी रहेंगे वो सारे के सारे रेडियोएक्टिव रहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अपना टॉपिक आता है बच्चा, वो आता है एल्गोरिदम फॉर प्रिडिक्टिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको समझने के लिए एक बार पहले पीरियोडिक टेबल सबको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। देखो अपना अपना एक तरीका है जिसको देखो पीरियोडिक टेबल याद होगा ना, पीरियोडिक टेबल अगर याद होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि टिप्स पे सारा ही रट डालो, ऐसा नहीं मैं बोल रहा, बट थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया हो, उसके बेसिस पे अगर मैं तुम्हें किसी का अटॉमिक नंबर दे दूं, अटॉमिक नंबर, सिर्फ अटॉमिक नंबर दे दूं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के तुम जज कर सकते हो वो कहां कौन से ग्रुप में, पता चल ही रहा है अभी जैसे हमने बात करी थी। थोड़ा थोड़ा सा मान लो अगर NS1 या NS2 है तो साफ पता चल रहा है पहला दूसरा, फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप, और N क्या बता देगा, उसका पीरियड। ऐसे ही अगर D6 D10 है, D5 है, D6 है, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं। और वो 3D है तो पहली ट्रांजिशन सीरीज है, 4D है तो सेकंड ट्रांजिशन है, 5D है तो थर्ड ट्रांजिशन में है ना। ऐसे ही P के लिए हम देख सकते हैं। तो अगर हमें सिर्फ एटॉमिक नंबर पता चल जाए तो मैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसकी पोजीशन बता सकता हूं, और पोजीशन बता दी तो उसका मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी हम जज कर सकते हैं, है ना। और अगर मैं उसकी तुम्हें पहले पोजीशन दे दूं तो क्या तुम एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो? एक काम करते हैं, है ना, निकाल सकते हो। देखो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं हिंट देनी शुरू करता हूं एटॉमिक नंबर्स के लिए। अभी वो प्रिडिक्शन वाला टॉपिक बाद में कर रहे हैं, पहले एक बार हम पीरियोडिक टेबल्स के बारे में बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक नंबर्स के बारे में। देखो बच्चा, पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन हमें पता है एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का कितना है? 3 पता है। लिथियम के पास पहुंचने के लिए हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए? 2। पहली शेल में कितने होते थे? 2। सीधी बात थी। और अगर हम वैसे भी देखें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर तुम एक चीज नोट कर सकते हो कि हाइड्रोजन से लिथियम तक पहुंचने के लिए उसे सिर्फ हाइड्रोजन से हीलियम को क्रॉस करके लिथियम में पहुंचना पड़ा है, बाकी बीच में कुछ नहीं है। जब लिथियम पे आते हैं, लिथियम पे एटॉमिक नंबर 3 है, लिथियम से सोडियम पे पहुंचने के लिए उसे बेरिलियम से होते हुए 6 पी ब्लॉक वालों को हटाना है, तब जाके वो वहां पहुंचेगा। तो 1 2 और 6 टोटल 8। पहली शेल में 2 होते थे, उसके बाद वैसे भी 8 ही होते थे, होता था कि नहीं? 288 की चलती थी कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले से दूसरे में आने के लिए 2 ऐड हुए, दूसरे से तीसरे में आने के लिए 8 ऐड हुए, और तीसरे से चौथे में जाने के लिए फिर 8 ऐड हुए। क्यों? क्योंकि अभी तक डी ब्लॉक नहीं छेड़ा, बीच में दिख रहा है ना। लेकिन अब जैसे ही मैं चौथे से 5वें में जाऊंगा तो बीच में ये 10 इलेक्ट्रॉन्स ये भी तो एक्स्ट्रा ऐड हो गए ना, तो 8 + 10, क्योंकि डी ब्लॉक वाले आ गए हैं बीच में, तो 8 + 10 18। तो अगर मुझे सोडियम से पोटेशियम में आना था तो 11 + 8 19, लेकिन 19 से अगर मुझे रुबिडियम पे पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? 18 ऐड करना पड़ेगा। लॉजिक समझ रहे हो? और अगर मैं 18 से रुबिडियम से सीजियम में आना चाहता हूं तो सीजियम में आने के लिए जो बीच में 14 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड हो गए हैं वो भी जोड़ने पड़ेंगे, है ना। नॉर्मली 18 तो थे ही। रुबिडियम से सीजियम में आने के लिए नहीं, सीजियम से फ्रेंशियम के लिए। रुबिडियम से सीजियम में तो सीधा वही 10 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वो एफ ब्लॉक अभी इंक्लूड नहीं हुआ है ना। तो जहां जहां पे सिर्फ डी ब्लॉक 18 ऐड हुए, तो पहले में क्या 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, और 18 के बाद आगे क्या आएगा? 32। समझ में आई है? 18 के बाद, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन्स एफ ब्लॉक के आ गए। तो ये अगर हमें थोड़ा आइडिया है पीरियोडिक टेबल का, और तुम्हें ये पता हो, मान लो देखो जैसे अपना अपना तरीका होता है याद करने का, मेरे को ये राइम्स वाला तरीका पसंद नहीं है, बट फिर भी बच्चों को याद रहता है तो बना लो भाई, इंटरनेट भरा पड़ा, अपने तरीके से जो मर्जी नाम रख लो। जैसे मान लो इसका तरीका
हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ये पहले वाले का नाम है, हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप। अपने तरीके से कुछ और बनता है, अपना बना लो, ये जरूरी नहीं है ऐसे ही बनाना है। हाइड्रोजन हलीना, Li लिथियम, Na सोडियम, की पोटेशियम, के रूबी Rb, Cs पता चल रहा है वो सीजियम, फ्रेंडशिप Fr, हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप। अगर ऐसे याद है कि हाँ सीक्वेंस क्या है, तो अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि भाई सीजियम का एटॉमिक नंबर निकालो, सीजियम का किसी को भी याद नहीं होगा तुम में से, क्योंकि वो बहुत नीचे जाके 55 है। लेकिन अगर तुम्हें ये पता है कि हलीना से रूबी से, हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप वाले में सीजियम कहीं आता है, या बेटर है कि सीधा याद रखो, सीक्वेंस ही दिख रहा है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम फ्रेंडशियम। अब ये जो सीजियम है वो फर्स्ट ग्रुप के अंदर आ रहा है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम, है ना, हाइड्रोजन लिथियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम, और उसके बाद फ्रेंडशिप, मतलब यहां जाके आ रहा है, हाइड्रोजन से यहां आते हुए 2, फिर +8 फिर 18, पहुंचे कि नहीं, समझ में आ रही है बात, यहां तक हम पहुंच जाएंगे। तो अगर तुम्हें आइडिया होगा कि वो पोजीशन कहां पे है, तो एटॉमिक नंबर निकल जाएंगे कि नहीं। मान लो मैं हेलोजेंस की बात कर लूं, हेलोजेंस के अंदर तुम्हें आयोडीन का एटॉमिक नंबर निकालना है, अब कैसे निकालोगे, हेलोजेंस के अंदर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसिटाइन यही है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब तुम फ्लोरीन में देखो, फ्लोरीन इस 2 वाले इस कैटेगरी से तो आगे आ ही चुका है, तो 2 के बाद 9 के बाद 8 ऐड होंगे तो 17, और 8 के बाद 18 ऐड होंगे तो ब्रोमीन, क्योंकि इसमें डी ब्लॉक के यूज होने शुरू हो गए, है ना, और फिर 18 ऐड होंगे तो आयोडीन। अब जब आयोडीन वाला केस देख रहे हैं, आयोडीन के बाद आगे क्या आएगा, 32 ऐड होने शुरू हो जाएंगे, और उसके नीचे वाला आ जाएगा। तो अगर तुम्हें पीरियोडिक टेबल थोड़ा आइडिया है तो एटॉमिक नंबर्स निकालने आसान हो जाएंगे, मेमोराइज करने आसान हो जाएंगे थोड़े से। क्लियर है, पक्का, ये 2 8 8 18 18 32 वाला कंसेप्ट समझ में आया। तो इसको ब्लाइंडली नहीं लगाना है, ये लॉजिक के साथ समझना कि कहां क्या लग रहा है ना, क्योंकि 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स तो याद रखने बड़ी बात नहीं है, उनके एलिमेंट्स को याद रखना मुश्किल है, लेकिन ये वाला तो पता चल ही सकता है कि कहां पे कब कब वो डी ब्लॉक और कब कब वो एफ ब्लॉक इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक, अब हम बात करें, अगर हमें एटॉमिक नंबर पता चल गया है तो हम कैसे पता लगाएं कि वो कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में लाए करते हैं। उसके लिए है एल्गोरिथम फॉर प्रिडिक्टिंग द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला स्टेप, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, लिख देंगे। अब जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, फाइंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन रिप्रेजेंट करता है, एन। इट शोज द पीरियड ऑफ एलिमेंट, जो एन होगा वो क्या शो करेगा बच्चा, पीरियड ऑफ एलिमेंट। 1s2, 1s2 मतलब 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, यानी कि पहले ही पीरियड को बिलोंग करता है। मैंने कहा लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा 3d4 है, 3d4 मतलब 3 का मतलब थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, और वो डी ब्लॉक में कहीं लाया करता है। अब हमें ग्रुप नहीं बोल रहा मैं, अभी कौन किसकी बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ पीरियड की। तो जो n होगा, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, वो हमारे को पीरियड के बारे में आइडिया दे देगा। फिर आता है प्रिडिक्ट द ऑर्बिटल विच रिसीव्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन, इट शोज द ब्लॉक ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब जैसे मैंने बोला 3d4, तो 3 से हमें मिला पीरियड, d से मिल गया डी ब्लॉक, लेकिन अभी मुझे ग्रुप नहीं मिला है, क्योंकि 3d4 का मतलब कुछ नहीं है, 4 से तो कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये पता चल गया कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो अब यहां पे आता है ग्रुप कैसे प्रिडिक्ट करें। पीरियड सबको पता चल गया, ब्लॉक सबको पता चल गया, ग्रुप कैसे प्रिडिक्ट करें। देखो, द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट इज प्रिडिक्टेड एज इफ द एलिमेंट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। अगर वो एस ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है तो सीधा से एस में तो 2 ही है ना, एस में तो 2 ही है, S1 या S2, पहला या दूसरा, 2 ही ग्रुप होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है तो फर्स्ट ग्रुप है, NS2 है तो सेकंड ग्रुप है, सीधी सीधी कहानी खत्म। एस ब्लॉक सबसे इजी है। इफ द एलिमेंट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक, अब पी ब्लॉक में क्या आता है, ग्रुप नंबर कैसे निकलेगा, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे निकलेगा, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन कौन से होंगे, NS के और NP के मिलाके। ठीक है, NS और NP। मान लो एल्यूमिनियम है, एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब इसमें देखो आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स कितने, S और P के मिला के 3, 3 प्लस 10 13, 13 ग्रुप को बिलोंग करेगा। याद रखोगे ये 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन S ऑर्बिटल एंड P ऑर्बिटल।
क्लियर बात है ये, पक्का? ठीक है ना ये बात से? हाँ जी बच्चे, पता नहीं चला किसी को प्रॉब्लम? वो तो अभी डी ब्लॉक के अंदर पहुंचेंगे ना, अभी तो पी ब्लॉक पे पहुंचे हैं, ये पता चला? हाँ जी, डाउट तो नहीं है किसी को? समझ में आ रहा है? 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी, प्लस कर दो 10 के साथ, जो आएगा वो हमारा ग्रुप नंबर आ जाएगा। अब है ग्रुप नंबर हमारे पास, जैसे इसके अंदर क्या था, ग्रुप नंबर 10 प्लस 2 प्लस 1 13। इफ द एलिमेंट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, जो 3D वाला एग्जांपल था, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 d सब शेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns शेल। 3d4, अगर मैं 3d4 कह रहा हूं तो वहां ns2 था, है ना? 3d4 का मतलब 4s2 3d4 आया होगा। हमें इसके एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, वैसे ऐसे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। कैसे करती है? 4s1 3d5, है ना? तो टोटल कितने हो गए? s के अंदर 1, d के अंदर 5, 5 प्लस 1 6, छठे ग्रुप का एलिमेंट आ गया। समझ में आई ये बात? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s ऑर्बिटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। क्लियर बात है? इफ द एलिमेंट बिलोंग्स टू, जैसे जिंक का ही देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, दोनों को हमने प्लस किया तो 2 और 10 कितने हो गए? 12। और आउटर मोस्ट शेल कौन सी है इसकी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, ये फोर्थ पीरियड और 12वां ग्रुप 12th ग्रुप को बिलोंग करता है। सॉर्टेड है? और अगर हमारे पास 14 मतलब एफ ब्लॉक को बिलोंग करता है तो ग्रुप नंबर हमेशा क्या रहेगा? 3। ये तो फिक्स ही है, क्योंकि एफ का तो कुछ चेंज आना ही नहीं है, वो हमेशा ही थर्ड ग्रुप के अंदर होते हैं जो एफ ब्लॉक होते हैं। सॉर्टेड है? एफ ब्लॉक का मतलब फिक्स है, ये वो थर्ड ग्रुप में ही रहेंगे। हाँ, पीरियड कैसे पता चलेगा? वो 4f और 5f से। डन है? पक्का सबको समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चे, प्रिडिक्शन वाला, इसको ध्यान से समझ लो। अगर किसी को डाउट है तो मुझे बता दो। क्लियर है? आज के लिए इतना टॉपिक बहुत है, नेक्स्ट क्लास में हम पीरियोडिक ट्रेंड से स्टार्ट करेंगे। डन।